नमस्कार। एक संक्षिप्त प्रहर में आप सबके बीच। कल कई साथियों के फ़ोन आए और कई विषयों पर मेरी चर्चा हुई। कुछ दवा बनाने के विषय पर, कुछ पुस्तकों के प्रकाशन के विषय पर, कुछ विभिन्न प्रकार के डोज के विषय पर। हमारे कई साथियों ने यहाँ तक कहा कि उनके संपर्क कई औषधि बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के मालिकों से हैं और उन लोगों से जब फ़ोन करके बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के वीडियो को वो लोग 4 से 5 बार रिवर्ट करके सुनते हैं और मेरे बताए गए कंपाउंड मेडिसिन को वो एक बार अपने प्रयोग में लाने का उपक्रम करते हैं और कर भी रहे हैं, किंतु दिखावे के रूप में वो अनिल श्रीवास्तव के इस क्लास का विरोध भी करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमारे कई साथी कम से कम इस रिसर्च में लगे हैं कि 44 लेक्चर का क्या असर हो रहा है। हमारे तमाम साथियों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने रिसर्च से इस बात का प्रमाण प्राप्त किया है कि कुछ उच्च क्लास के सीनियर्स की ये विचारधारा थी कि हो सकता है डॉक्टर अनिल 2-4 क्लासों के बाद लोगों से पैसे की डिमांड करें, अपने क्लास को कंटिन्यू करने के लिए विभिन्न शहरों में अपना डेरा जमाएं, होटलों में रह कर के अपने क्लास लेने के तरीक़ों पर कुछ परिवर्तन करें और लोगों से पैसा कमाने का जरिया बनाएं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगातार 5 क्लास 6 क्लास के बाद 20 क्लास हो गए, 25 क्लास हो गए, 40 क्लास हो गए और अर्धशतक की ओर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बढ़ रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा कि अब हमारा धंधा फ्लॉप हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड हैं, हमारे वो तमाम साथी व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जहाँ पर मैं इस बात को समझ पाता हूँ कि औषध निर्माताओं को अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कुछ नयापन लाना होगा। कल्पना कीजिए कि मैं आपको बहुत अच्छी दवा के फार्मूले बता रहा हूं और आप एक अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं और आप मेरे बताए गए फार्मूलों पे अपनी दवा बनाना चाहते हैं। उन फार्मूलों पर भले आप मेरा नाम न दें, उन फार्मूलों पर भले आप मेरा श्रेय न दें, लेकिन जब आप उन फार्मूलों पर अपनी औषधि बनाएंगे तो उन फार्मूलों में अगर आप क्वालिटी नहीं देंगे तो सामने वाला जो चिकित्सक आपकी दवाओं को खरीदेगा वो उससे प्रैक्टिस कैसे करेगा। इसलिए पहले ज़रूरी है कि आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करिए और क्वालिटी के साथ मैं आपको फिर कहूँगा कि आप सब पॉजिटिव निगेटिव डाइल्यूशन पोटेंसी का चक्कर त्याग दीजिए। आप D1, D2 और D3 की मेडिसिन तक ही सीमित रहिए और जो कंपाउंड मेडिसिन आप तैयार करते हैं विभिन्न रोगों के नाम से अपने शीशियों पर जो लेवल देते हैं, उन कंपाउंड मेडिसिन में D3 के आगे की कोई भी कल्पना आप न करें, यानी उन औषधियों में आप D3 के ही ड्रॉप का प्रयोग करें। और यही बात मैं अपने चिकित्सक साथियों को ही बताता हूं। हमने इमरजेंसी के लिए 3 दवाएं बनाई हैं। CNS की एक दवा बना दी है, दूसरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने वाले विभिन्न अंगों की एक दवा हमने L2 निश्चित की है और शरीर से अपद्रव्य निकालने वाले अंगों के लिए L3 निश्चित की है। ये 3 आपकी इमरजेंसी मेडिसिन हैं जिसको आप किसी भी रोगी को किसी भी समय कहीं पर भी आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रयोग को मैंने आपसे सावधानी पूर्वक करने का विनम्र निवेदन किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चूँकि हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जाके सीधे भाग लेती है तो अधिक दिनों तक इसको कार्य करते रहने की आवश्यकता नहीं है। जब एंजाइम्स अपनी प्रतिपूर्ति कर ले जाता है तो स्वाभाविक है कि एंजाइम्स की प्रतिपूर्ति होते ही जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विभिन्न अंगों में हो रही है वो अपने निर्धारित गति पे आ जाती है। ठीक उसी तरीके जैसे आप किसी ट्रेन में, जो पहले कोयले की ट्रेनें चलती थीं, आगे इंजन के ड्राइवर उसमें कोयला डालते रहते थे और जब कुछ देर तक कोयला चल जाता था और इंजन गर्म हो जाता था, पानी भाप बनने लगता था, तो कुछ देर वो रेस्ट करने लगते थे और ट्रेन अपने उसी ट्रैक पर उसी स्पीड से भागती रहती थी। फिर जब उनको ज़रूरत हुई कि कोयला कम हो रहा है तो फिर कोयला डाल देते थे।
बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत आपको उन्हीं परिस्थितियों में पड़ेगी जब आपको ये लगता है कि हमारी औषधियों के कार्य करने की जो अपेक्षित दर है जो होनी चाहिए उसमें हमें कुछ कमी या ज़्यादा महसूस हो रहा है। ऐसी दशा में आप इलेक्ट्रिसिटीज़ को प्रयोग करें और फिर उसको रोक दें, क्योंकि जो फंक्शनल मेडिसिन और टिश्यू मेडिसिन है, हमने आपको ये भी बताया, कुछ हमारे साथी कंफ्यूज कर गए थे कि केवल सीएनएस की दवा L2 और L3 देने से ही सारे रोग कवर हो जाएंगे। जी नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताया उससे सारे रोग कवर हो जाएंगे। मैंने ये कहा है कि सिस्टम वाइज पहले इनमें से आप मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए। आप सीएनएस के साथ L2 या L3 में कोई एक चेक करिए, या आप दोनों चेक कर सकते हैं, या आप तीनों दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको सबसाइडरी ऑर्गन्स की दवाओं को भी देना होगा। सबसाइडरी ऑर्गन्स का मतलब कि संबंधित अंगों के साथ अन्य उप अंग जो सीमित हैं, उस रोग से सम्मिलित हैं, उस रोग की उन अंगों की औषधियों को भी आपको मिलाना होगा। अब उन अंगों की औषधियों में फंक्शनल मेडिसिन अलग हो सकती हैं, टिश्यू मेडिसिन अलग हो सकती हैं। इस नाते आपको इन 3 औषधियों के साथ आपको अलग से संबंधित अंगों की मेडिसिन या तो अलग डोज बना के आप दे सकते हैं या उसी में मिला सकते हैं। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप डोज पर भी चर्चा कर दिया करिए। डोज देखिए, मैंने आपसे डोज पर कई बार कहा है, डोज कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। डोज हम सामने वाले रोगी को देखने के बाद तय करते हैं कि हमको इसके शरीर के अनुपात में अपनी दवा को किस रेशियो में इसके शरीर में पहुंचाना है कि ये रोग मुक्त हो जाए। फिर भी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि D3 की 5 बूंद से लेकर के 20 बूंद तक ये एक लिमिट है जो आप 30 ml से और 30 ml के वाटर में, डिस्टिल वाटर में डाल के आप रोगी को दे सकते हैं। अगर आपने एक पाउंड हमारी तीनों दवाएं बना रखी, हमारे बहुत से साथियों ने बना लिया, लगभग मैं समझ रहा हूँ कि देश के हज़ारों साथियों ने जो मेरे वीडियो लगातार सुन रहे हैं, उन्होंने हमारे इन तीनों फार्मूलों की एक पाउंड 450 ml बना रखा है। अब 450 ml में एक समस्या कई लोगों ने कहा कि आप इस पर थोड़ी सी फिर से चर्चा कर दें। जैसे CNS में हमने 6 दवाइयाँ मिलाई हैं, तो 1 ड्राम आप 450 ml में एक औषध मिलाएंगे तो 6 औषधियाँ हैं, तो 6 ड्राम उसमें हो जाएगा, यानी 6 ड्राम औषधि और शेष आपका डिस्टिल वाटर। इसी तरीके से L2 में 3 ड्राम औषधि, तीनों का 1-1 ड्राम, L3 में तीनों का 1-1 ड्राम। अब हमारे कुछ साथियों ने कहा कि L1 A3 आपके CNS में भी है, L2 में भी है और L3 में भी है, तो क्या हम इसको अलग कर दें, कम कर दें, या तीनों में ना दें? नहीं, आपको तीनों में देना है। उसका कारण है कि जब आप 450 में 6 मेडिसिन मिलाते हैं तो उसका रेशियो आता है 450/6, और जब आप 450 में 3 मेडिसिन मिलाते हैं तो उसका रेशियो आता है 450/3, और जब आप 6 और 3 का अंतर निकालते हैं तो जब आप रोगी को उसमें से, मान लीजिए कि आपने पहली बॉटल से CNS से आपने 10 बूंद लिया, और L2 से आपने 10 बूंद लिया, और L3 से आपने 10 बूंद लिया, टोटल आपने 30 बूंद लिया आपने रोगी को देने के लिए तीनों बॉटल से 10-10 बूंद। तो जब आपने 10 बूंद लिया तो उस 10 बूंद में CNS की दवा कितनी आई? 10/6 एक मेडिसिन। L2 की कितनी आई? 10/3। L3 की कितनी आई? 10/3। और जब आप उनका पूरा रेशियो जोड़ लेते हैं तो एक औसत रेशियो जो मेडिसिन का रोगी के शरीर में जाना चाहिए वो वहाँ पर पहुँच जाता है। इसलिए आप उसमें, उस फार्मूले में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई कमी बेसी मत कीजिए, कोई घटा बढ़ी मत कीजिए। क्योंकि ये सुबह का समय था और कल शाम को कई फ़ोन आ रहे थे, तो इस पर औसत चर्चा करना मेरा उत्तरदायित्व बनता था। शाम को मैं आपसे किसी रोग पर चर्चा करूँगा। एक और समस्या आप लोगों के साथ आती है कि कभी कभी दवाइयाँ आपकी अपेक्षित काम नहीं करती हैं तो आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा सही नहीं है, फार्मूले सही नहीं हैं। कभी कभी क्या होता है कि दवा बहुत खुल करके मैं इस बात पे आपसे कह रहा हूँ कि दवा बनाने वाली कंपनियाँ वास्तव में 1-2 को छोड़कर शेष अपना बिजनेस ही कर रही हैं। उनको ना तो डॉक्टर से मतलब है, ना डॉक्टर के सामने रोगी से मतलब है। आपने मान लिया 3 बार उनसे दवा खरीदा, आपने उनको 20-20 हज़ार रुपया 3 बार में 60,000 दे दिया। आप चौथी बार उनके पास नहीं जाएंगे तो आपका 60,000 उनके पास पहुंच गया, और आपकी तरह उनके पास
कई डॉक्टर फंस जाएंगे जो उनके बिजनेस से उनको दवा ले लेंगे। उनको ना क्वालिटी से मतलब है, ना क्वांटिटी से मतलब है, ना उसकी स्पेशलिटी से मतलब है। उनको सिर्फ ये है कि हमारे ग्राहक कैसे बने। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अपने ग्राहकों को पूरा फुल्ली सपोर्ट करती हैं, अपने दवा की क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं, और उसी के बल पे आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिंदा है। ये भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उन्हीं 2-3 कंपनियों की दवाओं पर जिंदा है, या उन्हीं 2-3 लोगों के कंधों पर जिंदा है जो अच्छी दवाइयों का निर्माण कर रहे हैं। हमसे कई साथियों ने इसी प्लेटफॉर्म पे कहा कि आप जिस कंपनी की दवा या जहां से प्रयोग करते हैं आप उस कंपनी का नाम बताएं। तो मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ये कंपनी अच्छी, ये कंपनी खराब है। मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है। मैंने भी 3-4 कंपनियों की औषधियों को आजमाया। जब मुझे जिस कंपनी की अच्छी लगी मैं उसी कंपनी पर निर्भर हो गया, मैं उसी व्यक्ति की दवाओं पर निर्भर हो गया। ऐसे आप भी 2-4 प्रैक्टिस में जब आप उतरेंगे तो आपको 2-4 जगह हाथ पैर मारने पड़ेंगे। जब आप नदी में कूदेंगे आपको तैरना नहीं आता, जब आप हाथ पैर मारेंगे तो कूदना आपको स्वतः आ जाएगा। और जो बातें आप मुझसे कहलाना चाहते हैं वो बातें आप स्वयं जान जाएंगे। लेकिन फिर भी हमसे पर्सनल कांटेक्ट पे आप हमारे जहाँ से मैं दवा मंगाता हूँ वहाँ की जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। मैं इस सोशल मीडिया पर किसी को ना प्रमोट करना चाहता हूँ ना डिमोट करना चाहता हूँ। इसलिए लगातार मैं आपसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और अपने फ़ोन कॉल्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना ज़रूर अपेक्षित समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे द्वारा बताए गए फार्मूलों को आजमा रहे हैं और आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई पड़ रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल से बताते हैं कि मैं जो फार्मूले आपको बता रहा हूँ आपको उसमें आशातीत सफलता मिल रही है। और कुछ लोग जिनको सफलता नहीं मिल पा रही है वो बार बार दवा के क्वालिटी गिर जाने के कारण नहीं मिल रही है। तो इस नाते मैं आपको खुले मन से आमंत्रित करता हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ से दवाइयाँ प्राप्त करता हूँ और कैसे दवाइयों का उपयोग करता हूँ। दवा के डोज पर यह चर्चा हो गई है। बस केवल D3 के बाद सारे खेल बंद हैं। आपको D3 से ही प्रयोग करना है, D3 से ही रोगी को देना है और D3 की ही दवाइयाँ खरीदना है। उसके बाद किसी भी डाइल्यूशन या किसी भी पोटेंसी की दवा आपको ज़रूरत आपको नहीं है, ना आपको किसी पेटेंट नाम वाले दवा की आवश्यकता है। आप स्वयं कंपाउंड बना करके उस रोग की दवा तैयार कर सकते हैं। आप इतने अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं कि आप अपने पेटेंट नाम के साथ ही आप स्वयं उस दवा का निर्माण कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने आपको पाइल्स की दवा बताई, पाइल्स का जो फार्मूला बताया उसका फार्मूला आप एक बॉटल में बना के रख लीजिए अपने घर में और उस पर पाइल्स आप लिख दीजिए। कोई रोगी आता है, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं, आप उसी से उठा करके उसकी दवा दे दीजिए। आप तो अपनी डिस्पेंसरी पर स्वयं रोगवार कंपाउंड मेडिसिन बना करके उस पर रोग का नाम या कोई इंडिकेशन दे करके आप रख सकते हैं। आपको क्या आवश्यकता है उसकी बनी बनाई दवाओं को खरीदने की। हमारे एक सज्जन लिखते हैं कि मैं पेटेंट मेडिसिन से पिछले 18 वर्षों से बहुत अधिक लाभ ले रहा हूँ। बधाई हो आपको कि आप बहुत अधिक लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा रोगी आ गया कि आपके पास वो पेटेंट मेडिसिन नहीं है तो फिर आप क्या ओरिजिनल मेडिसिन में तलाश पाएंगे? आप D3 की मेडिसिन में उस रोगी की मदद कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ पहले आप अपनी ओरिजिनल मेडिसिन से ठीक करने का उपक्रम बनाइए। जब आपको लगे कि आपने इस फार्मूले पर इतने रोगी ठीक कर लिए, ये दवा बिल्कुल सटीक हो गई, तो आप उस दवा को मिला करके एक बॉटल में रख लीजिए और वो दवा आपकी बन गई। जो कंपनी से आप दवा ले रहे हैं विभिन्न प्रकार, मान लिया आपको बुखार की कोई दवा दी गई या आपको कॉलरा की कोई दवा दी गई और उस कंपनी ने लिख रखा है ये कॉलरा के लिए है, ये बुखार के लिए है। उस कंपनी ने उस दवा को कब बनाया था, उसने अपने स्टोर में उसको कितने दिन रखा, फिर चल के आपके पास कितने दिन में आई, कंपनी का टेम्परेचर क्या था, बनाते टेम्परेचर क्या था, रास्ते में आते समय उसके टेम्परेचर में क्या कुछ कमी बेसी हुई, और फिर आपके पास कितने दिन वो रखी रही। आप कैसे एश्योर हैं कि जो दवा वहाँ बनी थी उसकी क्वालिटी या उसका जो मिनिमम पॉइंट ऑफ मार्जिन है वो बिल्कुल सही है। इसलिए जब आप D3 ले लेंगे तो D3 चूँकि एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की ट्रांसपेरेंट हार्मलेस क्लियर मेडिसिन होती है, तो जब D3 से आप स्वयं रोगी को बना के देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने ये रोगी को दिया है, ये दवाइयाँ इतने इतने ड्रॉप मैंने इसमें डाली है, मुझे पता है। लेकिन जो दवा वहाँ से आ रही है उसमें कितने ड्रॉप S1 है, कितने ड्रॉप S2 है, क्या या WE है कि नहीं है, RE है कि नहीं, आपको अपने हिसाब से हो सकता है फीवर में WE ज़्यादा देनी पड़ जाए या RE भी आपको लगाना पड़ जाए या YE लगाना पड़ जाए, और उस कंपनी आपके अपेक्षित दवाएं नहीं मिलाई हैं। तो आप कैसे एश्योर हो सकते हैं कि ये परमानेंट दवा इसी रोग की है? क्या कभी ऐसा भी अनुभव आया कि आपने वही दवा दिया और बाद में वही दवा उस रोग में काम नहीं की? ऐसे भी उदाहरण आए होंगे। तो इन तमाम अनुभवों के साथ
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप D3 की मांग कीजिए अपने दवा निर्माताओं से, और उनसे कहिए हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए, हमको कलर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि कलर्ड में भी घपला है। आप ट्रांसपेरेंट D3 उनसे डिमांड करिए। डिस्ट्रीब्यूटर भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप ग्लोब्यूल्स में देते हैं तो आपको RS वाली D3 की डिमांड करनी चाहिए, और अगर आप लिक्विड में बना के देते हैं तो आप डिस्टिल वाटर की डिमांड कीजिए। और मैं समझता हूँ कि जब आप स्वयं प्रैक्टिस में उतर आएंगे और इतने तरीके मैंने आपको लगातार बताए हैं, तो आपको ये जानने की बहुत दिक्कत नहीं आएगी कि दवा की क्वालिटी क्या है। आप रोगी के साथ जैसे ही आप देंगे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवा रोगी के शरीर में जाते ही उसके परिणाम आने शुरू हो जाने चाहिए। अगर परिणाम आने में विलंब हो रहा है और रोगी को आराम नहीं मिल रहा है, तो आपकी दवा अपने आप बता देगी कि इसकी क्वालिटी क्या है। अगर कॉलरा का रोगी आपके सामने आ जाए और आप उसको दवा जो मैंने फार्मूला बताया आप उसको देना शुरू कर दें, और अगर उसके स्टूल पास में या लैट्रिन आने में कमी हो जाए, उसका डायरिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और यूरिन पास होना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाइए आपकी दवा अच्छी है। और अगर आप दवा देते जा रहे हैं, कंडीशन सेम बनी हुई है, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि जो है दवा आपकी अच्छी है। इस कारण मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा अपने सभी प्रैक्टिशनर्स चिकित्सकों से कि आप D3 का ही प्रयोग करें, D3 ही रखें, D3 से ही आप दें। 5 ड्रॉप से लेकर के 20 ड्रॉप तक D3 की दवाओं को आप रोगी को दे सकते हैं। D3 मेडिसिन आप वहाँ से मंगा लें और उसको आप एक 450 पाउंड में बना के रख लीजिए। चाहे तो आप कंपाउंड मेडिसिन भी 450 ml में बना के रख सकते हैं, और चाहे तो आप केवल ओरिजिनल मेडिसिन को, जैसे आप 30 ml ओरिजिनल D3 आप ले लेते हैं, तो उस ओरिजिनल D3 से आप एक ड्रॉप 450 ml बॉटल में डाल दीजिए, आपकी D3 की 450 ml की बॉटल तैयार है। अब आपको रोगी को देना है तो आप उसी में से 20 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, 25 ड्रॉप जो आपको निकालना आप उसी शीशी से निकाल सकते हैं। तो ये काम तो आप स्वयं कर सकते हैं, ये कोई बहुत काम नहीं है, बस केवल आपका थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ आपकी बोतलें खर्च होंगी, कुछ आपका दिमाग खर्च होगा, लेकिन आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस संक्षिप्त लेकिन विशेष महत्वपूर्ण क्लास में मैंने आपको एक बार पुनः दवा बनाने के बारे में चर्चा की है, और आप इस पर गंभीर रहें कि अगर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जमना है तो आपको D3 से ही प्रैक्टिस करनी है। D3 के अलावा आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई माई बाप आपके लिए बेकार है, कोई भी काम नहीं आएगा। ना आपके निर्धारित फार्मूले बहुत दिन तक चल पाएंगे, ना आपकी निर्धारित जो पेटेंट शीशियाँ आप जिनको कहते हैं वो चल पाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम तो आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप किसी 1 या 2 या 3 या अधिकतम 5 रोगों के ही विशेषज्ञ बनिए, और आप उन 5 रोगों पर अपने रोगियों का प्रयोग करके केवल आप उन्हीं 5 रोगियों, विभिन्न प्रकार के रोग वाले रोगियों की दवा अपने क्लिनिक पर करें। और इस तरीके से ऐसा ये होगा कि आप उस रोग के विशेषज्ञ हो जाएंगे। अगर आप हर रोग अपनी क्लिनिक पर पकड़ेंगे केवल पैसे के दृष्टिकोण से कि ये रोगी भागने न पाए, तो आप एक अच्छे सफल डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में भी इस बात को अब बहुत महत्व दिया जाने लगा है कि हमको किसी एक रोग या 2 रोग के विशेषज्ञ बन के मार्केट में बैठना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आप भी अधिकतम 5 रोगों तक, विभिन्न प्रकार के रोगों को आप ले लें जिस रोग में आपकी पूरी निपुणता हो, और जब आप उसमें कार्य करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप हर रोग में भटकेंगे तो आपका दिमाग भी उतना भटकेगा। ठीक है, आप एक फिजिशियन हैं, आपके पास रोगी आएगा तो दवा तो आपको देनी है, लेकिन अब आप फिजिशियन हैं, अगर कोई रोगी आता है आपको दवा देता है, आप दवा देते हैं, उसको लाभ होता है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अन्य रोगों को की दवा देने के साथ साथ आप अपने आप को किसी विशेष रोग का स्पेशलिस्ट भी प्रचारित करें कि आप इस रोग के बारे में बहुत गहन अध्ययन आपका है, इस रोग के बारे में आप दवा देते हैं और इस रोग के रोगी आपके पास आएंगे। तो मैं समझता हूं कि आपकी एक उपलब्धि भी होगी, आपकी एक विशेषता भी होगी, और आप उसी रोग के डॉक्टर के रूप में भी अपने क्षेत्र में पहचाने जाएंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सक गरीब असहाय जनता की सेवा करता है, और ऐसे क्षेत्र से लोग, अभी भी हमारे भारत में लगभग 78% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में विभिन्न बीमारियां तो हैं, लेकिन उन बीमारियों के साथ वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, गांव की जो आबो हवा है, वहाँ के लोगों के रहने का जो व्यवहार है,
उसके आधार पे जब आप अपने आप को एक चिकित्सक के रूप में गांव के लोगों के साथ संपर्क में आएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा भी चूंकि पेड़ पौधों पर आधारित है और गांव की जो हवा है वो भी पेड़ पौधों पर आधारित है। शहरों में इतने उद्यान या शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बनने के बाद वहाँ का पर्यावरण बदल चुका है, तो आप ग्रामीण पर्यावरण में जा कर के अपने वनस्पतीय पौधों के औषधियों का प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे सफल डॉक्टर होकर के निकलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ इस संक्षिप्त क्लास का लेकिन विशेष क्लास का मैं समापन करता हूं। शाम को मैं किसी रोग पर आपसे मिलूंगा, संभवतः रात में 10 बजे के आसपास। आप लोग 9:30 बजे के बाद तैयार रहिएगा। मैं किसी भी समय आपको 5 मिनट पहले पूर्व सूचना दे करके आप सबसे मिलने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।